प्यारे दोस्तों, मैं आज फिर से हाज़िर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की नई और मोटिवेशनल कहानी। बहुत ही पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें एक लड़का और उसके बूढ़े माँ बाप रहते थे। वो लड़का मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। तो एक दिन उस लड़के के पिताजी की तबीयत बहुत ढीली हो गई और वो लड़का किसी तरह से मजदूरी करके कुछ रुपया पैसा कमाता और अपने पिताजी का इलाज करवाने लगा। लेकिन उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो उसकी मृत्यु हो गई। तो अब वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ अकेला ही रहने लगा। तो फिर भी वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी माँ का पेट पालने लगा। इसी तरह ही कुछ समय गुजरा तो उसकी माँ की तबीयत भी ख़राब रहने लगी। तो अब वो लड़का, जिसका नाम के रमेश था, वह सोचने लगा कि पिताजी की तबीयत भी ऐसे ही ख़राब हुई थी। अब मैं क्या करूं? ये माँ की तबीयत भी ख़राब हो चुकी है। अब तो मेरे पास इसका इलाज करवाने के लिए पैसा भी नहीं, क्योंकि कई दिनों से मजदूरी भी ढंग से नहीं मिल रही थी। तो रमेश ऐसा ही सोचते सोचते अपने घर से बाहर निकल जाता है। तो वो गांव के रास्ते पर जा रहा था, तो उसे एक फ़कीर मिला, जो कि रमेश से कहता है कि बेटा, बहुत ही परेशान लगते हो, क्या गम है? तो उसने अपनी दुख भरी कहानी उस फ़कीर को सुनाई। तो फ़कीर ने कहा कि चलो बेटा, मैं तुम्हारी माँ को देखता हूँ, उसे क्या बीमारी है। तो वो फ़कीर रमेश के साथ रमेश के घर पर आता है और उसकी माँ की नब्ज़ को देखकर कहने लगा कि बेटा, अब इसको लकवा मार चुका है, क्योंकि अब वह बोलती भी नहीं है और इसका ठीक होने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर एक जंगल है, लेकिन वो बहुत ही भयानक और खूनी जंगल है। वो जंगल में बहुत ही संभल कर आपको जाना होगा और वह जंगल को पार करते ही जैसे ही आगे जाओगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देगी और उस नदी के अंदर एक टापू है। उस टापू की पहाड़ी पर जड़ी बूटियाँ उगती हैं और वह जड़ी बूटियों को तुम्हें लेकर आना होगा। उन्हीं जड़ी बूटियों से तुम्हारी माँ का इलाज हो सकता है। रमेश कहने लगा कि बाबा, मैं वो जड़ी बूटियाँ हर हाल में लेकर आऊँगा और आप चिंता मत करो। तो वो फ़कीर ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम जाओ, लेकिन जैसे ही उस टापू पर तुम पहुँचोगे तो उस टापू के ऊपर आदिवासियों के कबीले का कब्जा है। वो जंगली लोग हैं, वो तुम्हें जड़ी बूटियाँ लेने नहीं देंगे, फिर भी किसी ढंग से तुम्हें वो जड़ी बूटियाँ लानी होंगी। रमेश वो फ़कीर से कहता है कि बाबा, जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तो मेरी माँ के पास रहना। तो फ़कीर ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम निश्चिंत होकर जाओ और परमात्मा करे कि तुम्हें सफलता मिले और तुम जड़ी बूटियाँ लेकर लौटो। तो रमेश फ़कीर को प्रणाम करके उन जड़ी बूटियों के टापू के सफ़र पर निकल जाता है। वह दक्षिण दिशा की ओर जैसे ही गया तो रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल आया और जंगल को पार करते करते उसने देखा कि वहाँ पर कई आदमियों की हड्डियाँ और खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो वो देखकर समझ गया कि यहाँ पर जो भी आया वो वापस नहीं गया, लेकिन मुझे तो वहाँ पर कोई ख़तरा दिखाई दे नहीं रहा। जैसे ही वो ये सोच रहा था तो एक दरख्त की एक जड़ उसके पैरों से लिपट गई और उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। उसके पाँव से खून भी निकलने लगा। तो रमेश ने एक चाकू की मदद से उस जड़ को काट दिया और तेज़ी से भागने लगा और जंगल से बाहर आ गया। इस तरह से रमेश ने अपनी जान बचाई। तो वो सोचने लगा कि ठीक इसी तरह ही इस जंगल में जो भी आता है, ये जंगल के खूनी पेड़ उसे खा जाते हैं, इसलिए इस जंगल का नाम खूनी जंगल है। तो जैसे ही रमेश आगे गया तो उसे एक नदी दिखाई दी। तो उसने टापू तक पहुंचने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करके
एक नाव तैयार की और उस नाव की सहायता से टापू पर पहुंचा। जब वो टापू पर पहुंचा तो आदिवासियों ने उसे घेर लिया और अपने सरदार के पास ले गए। उनके सरदार ने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो? तो रमेश कहने लगा कि जंगल के पास मेरा गांव है और मेरी बूढ़ी माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार है, इसलिए मैं उसके इलाज के लिए जड़ी बूटियाँ लेने के लिए आया हूँ और वो जड़ी बूटियाँ आपके इस टापू पर मिलती हैं और इसलिए मुझे वो जड़ी बूटियाँ लेने दो। तो वो आदिवासियों का सरदार कहने लगा कि नहीं, वो जड़ी बूटियाँ तुम्हें नहीं मिल सकती। तो रमेश कहने लगा कि ये जड़ी बूटियाँ मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार है। तो आदिवासियों का सरदार कहने लगा कि वो जड़ी बूटियाँ हम चाहकर भी तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि जहाँ पर जड़ी बूटियाँ हैं उस बाग पर एक राक्षस का कब्जा है। वह राक्षस जो जड़ी बूटियाँ नहीं लेने देगा। उसके पास आदिवासियों के सरदार ने पूरी कहानी सुनाई कि जहाँ पर वह राक्षस रहता था वहाँ पर हमने एक बगीचा बना दिया था, इसलिए वो राक्षस ने हमारे बगीचे पर भी कब्जा कर लिया और जड़ी बूटियों पर भी। अब हमें उस राक्षस से छुप कर ही जीवन जीना पड़ रहा है, वह हमें मारकर खाना खा भी जाता है। तो रमेश कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी तरह से उस राक्षस का अंत कर दूंगा, उसे मार दूंगा और तुम लोग सदा के लिए आज़ाद हो जाओगे। तो आदिवासियों का सरदार कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम उस राक्षस को मार देते हो तो हम तुम्हें वो जड़ी बूटियाँ भी देंगे। और उसके बाद आदिवासियों के सरदार ने उसकी खूब सेवा की, उसे खाना खिलाया और रात को सो गए। तो सुबह रमेश पूछने लगा कि वो राक्षस कैसे मर सकता है, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? तो आदिवासियों के सरदार ने कहा कि हमारे बुजुर्ग ये बात जानते हैं कि वो कैसे उसकी मृत्यु हो सकती है। तो रमेश ने कहा कि चलो हमें अपने बुजुर्गों के पास लेकर चलो। तो जैसे ही आदिवासियों के बुजुर्गों के पास रमेश को लेकर गए तो रमेश को उसने बताया कि उस राक्षस की जान उसकी पूँछ में है, अगर उसकी पूँछ को काट दिया जाए या जला दिया जाए तो वह राक्षस मर सकता है। फिर उसके बाद रमेश ने कहा कि मैं उससे युद्ध करूंगा और उसे ज़रूर ही मार दूंगा। फिर उसने सभी आदिवासियों को इकट्ठा किया और कहा कि जब मैं राक्षस के साथ युद्ध करूं तो उसका ध्यान मेरी तरफ होगा और तुम लोग पीछे से आकर उसकी पूँछ को आग लगा देना। सो ये सारी योजना बनाकर अगले दिन रमेश राक्षस के सामने गया। राक्षस बहुत ही क्रोध में आया और कहने लगा कि एक मनुष्य यहाँ पर कैसे आ गया। तो रमेश ने कहा कि मैं आपको मारने के लिए आया हूँ। तो राक्षस ज़ोर ज़ोर से गुस्से में दहाड़ने लगा और बाद में गुस्से में आकर उसने रमेश पर हमला किया। तो पीछे से आदिवासियों ने आकर उसकी पूँछ में आग लगा दी। जैसे पूँछ जलने लगी तो राक्षस भी जलने लगा और उसका अंत हो गया। इस तरह से रमेश की हिम्मत की वजह से वो टापू सदा के लिए राक्षस के आतंक से आज़ाद हो गया और आदिवासी भी आज़ाद हो गए। तो वो आदिवासी रमेश पर बहुत ही खुश हुए। उनके सरदार ने रमेश को बहुत दवाएं दी और उसके लिए खूब जश्न का प्रबंध किया और उसे जड़ी बूटियां भी दी। जैसे रमेश जाने लगा तो आदिवासियों के सरदार ने एक तबीज रमेश को दिया और उसने कहा कि इसे तुम अपने गले में पहन लो। जैसे तुम खूनी जंगल से गुजरोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो रमेश ने वो तबीज अपने गले में धारण कर लिया और आराम से जंगल से गुजरकर अपने घर में आ गया। फ़कीर बाबा उसके घर में मौजूद था और उसने उन जड़ी बूटियों से एक तेल तैयार किया। जैसे ही तेल की मालिश रमेश ने अपनी माताजी के शरीर पर की तो उसकी माताजी तंदुरुस्त हो गई। थोड़े दिनों में उसकी तबीयत बिल्कुल अच्छी हो गई। रमेश फ़कीर साईं को बहुत दवाएं देने लगा
और कहने लगा कि बाबा, अगर आज आप ना होते तो मैं अपनी माँ से भी हाथ धो बैठता। माँ भी दुनिया से चली जाती तो अकेला ही रह जाता, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रह जाता। तो फ़कीर बाबा कहने लगा कि बेटा, जिसको बचाने वाला परमात्मा खुद हो, उसे कोई मार नहीं सकता है। उसकी ज़िंदगी के लिए कोई ना कोई योजना वो बना ही देता है। वो बड़ा ही रहम दिल है, इसलिए हमेशा उसे याद रखना चाहिए। रमेश ने महात्मा जी को प्रणाम किया और अगली ही सुबह महात्मा जी रमेश से विद्या लेकर अपनी कुटिया की ओर चले गए। रमेश और उसकी माता जी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान की हिम्मत के आगे सभी मुश्किलें फेल हैं और इंसान अपनी हिम्मत से हर मुश्किल को पार कर सकता है, जैसे रमेश ने किया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।